हेलो निखिल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। तो पूरे चैप्टर तो नहीं समझा पाएंगे वेक्टर का, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। जैसे वेक्टर्स के मेनली रिजल्टेंट क्या हो गए, वेक्टर स्केलर को डिफरेंस समझा देंगे क्या होता है, कुछ वेक्टर्स के जो टाइप होते हैं उनको बता देंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट बता देंगे और कुछ अच्छे ट्रिक बता देंगे जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं वेक्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने प्रिपरेशन के समय बनाए थे, तो इससे मैं आपको इजीली समझा देता हूँ, जिससे आपके टाइम भी बचेंगे। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है वेक्टर और स्केलर में। वेक्टर में देखें तो वेक्टर में आ जाती है, वेक्टर में जैसा कि आप जानते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन स्केलर में बस मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर में जैसे आ जाता है फोर्स, आ जाता है वेलोसिटी, आ जाता है एक्सीलरेशन भी आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर्स में, करंट, डेंसिटी, एरिया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं स्केलर में देखें तो स्केलर में मास, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस एंड करंट, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। करंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को, इसलिए ये स्केलर है। वहीं वेक्टर उसी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, साथ ही वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, तभी वो वेक्टर होगा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जिसमें ए पे जो एरो लगा है वो वेक्टर है, और सिंपल जो ए है वो मैग्नीट्यूड है, और ए के ऊपर जो कैप है वो डायरेक्शन बताता है। तो ये हो गया वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन को। अब देख लेते हैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को हम एरो से दिखाते हैं, जिसमें उसका पीछे वाला पार्ट जो है टेल को दिखाता है, और आगे जो है हेड दिखाता है। पूरा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो ये हो गई वेक्टर की बातें। अब देख लेते हैं एक बार हम टाइप ऑफ वेक्टर को। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हम वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एंगल जो होता है किसी दो वेक्टर का, जब तक हेड से हेड या टेल से टेल ना मिले, हम एंगल डिफाइन नहीं कर पाएंगे और हमेशा स्मॉलर एंगल ही लेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। हाँ लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड से हेड नहीं लगा है, ना कि टेल से टेल लगा है। तो इसके बीच का जो ये एंगल है ये हम डिफाइन आगे की तरफ एंगल फाइंड करने के लिए हम एक डॉटेड लाइन एज्यूम कर लेंगे आगे की तरफ। उसके बाद यहाँ से हो गया पूरा 180, और उसके बाद हम लेते हैं स्मॉलर एंगल। फिर जो भी एंगल हुआ उसको 180 माइनस थीटा कर देंगे, जहाँ से हमें वेक्टर का एंगल पता चल जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे वेक्टर का एंगल फाइंड करने की, कि कभी हेड से टेल नहीं जोड़ेंगे और टेल से हेड नहीं जोड़ेंगे। हमेशा हेड से हेड और टेल से टेल जोड़ेंगे और स्मॉलर एंगल लेंगे, वही वेक्टर का एंगल होगा। ये टाइप ऑफ वेक्टर की बात करें तो टाइप ऑफ वेक्टर में मेनली जो वेक्टर है इंपॉर्टेंट है वो इक्वल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है। इक्वल वेक्टर का क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और नेचर भी सेम होता है। यानी अगर फोर्स है तो फोर्स ही होगा। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में फोर्स, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो होता है हो भी सकता है और नहीं भी इक्वल हो सकता है। जैसे अगर देखें, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सभी पैरेलल वेक्टर जो हैं इक्वल वेक्टर नहीं होते, लेकिन जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दूसरी चीज़ जीरो वेक्टर, मतलब एक तरफ से अगर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, दूसरी तरफ से भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो वहाँ पे जीरो वेक्टर होगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर में जैसे आई डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 1 होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर। और आप इसका फार्मूला देख सकते हैं, एक है। अब बात करते हैं रिजल्टेंट की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है रहता है पेपर्स में। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा जो दो वेक्टर दिए हैं उनके सबट्रैक्शंस के और उनके प्लस के बीच में ही आएगा। जैसे मान लीजिए कोई दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 3 है और 4 है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड 3 है 4 है तो उनका या तो प्लस जो होगा 7 और एक माइनस 1, तो 1 से 7 के बीच में ही इनका रिजल्टेंट आएगा। तो इसलिए ये फार्मूला आप याद कर लीजिए कि जो रिजल्टेंट लाई करेगा, दो वेक्टर दिए हैं उनके बीच में ही लाई करेगा, उनके सबट्रैक्शन और उनके प्लस के बीच में। 7 जो है उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है और 1 जो होता है उसका मिनिमम रिजल्टेंट हो सकता है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसके लिए फार्मूला है रिजल्टेंट के लिए 2a cos θ/2। अब इसमें थीटा रखते जाइए और रिजल्टेंट मिल जाएगा। अपनी इजी के लिए मैं तो कहूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए। रखे तो 2a आएगा, 60 रखे तो √3a आएगा, 90 रखे तो √2a आएगा, 120 रखे तो √a आएगा, और अगर 180 रखे तो √0 आएगा।
तो रिजल्टेंट की वैल्यू 0 आएगी। ये क्वेश्चन है, अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो देख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, एंगल 60 डिग्री है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख के निकाल लेंगे रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप एंगल हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हेड से टेल जुड़ा है। हेड से हेड जुड़ना चाहिए और टेल से टेल जुड़ना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हमने ऊपर वाले वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, जिससे हमारा हेड जो है हेड से हेड मिलने लगा है। तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ से ये पूरा एंगल, अगर मैं यहाँ देखूँ ये पूरा एंगल 180 बन रहा है और ये 60 हो गया। अब ये दोनों एंगल मुझे निकालना है ना, क्योंकि हेड के बीच में ही एंगल निकलेगा। तो ऊपर 60 है और ये पूरा 80 है, तो ये बीच का एंगल हुआ 120। तो ये हो गया 120। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि अगर आप थीटा पे 120 रखेंगे तो रिजल्टेंट वही आएगा जितना मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका रिजल्टेंट सिमिलरली 5 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर हो गया। वेक्टर में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसको भी समझ लेते हैं। हम पहले देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब आई डॉट आई, जैसा कि हम जानते हैं 1 होता है, मतलब जिस सेम चीज़ों का प्रोडक्ट 1 होता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि सेम चीज़ें, मतलब आई डॉट आई, मतलब आप देख सकते हैं जैसे ये मान लीजिए आई है, इधर भी आई ही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आई डॉट आई 1 हो गया। तो वहीं सेम अगर देखें आई डॉट 0 होता है, मतलब आई डॉट 0 मतलब आई जो है इस डायरेक्शन में देख लीजिए आप, यहाँ पे ये रहा आई और ये रहा जे, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है। तो डॉट का मतलब होता है कॉस प्रोडक्ट, कॉस, तो इनके बीच का एंगल हुआ 90, तो कॉस 90 हो गया 0। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने रीजन भी बता दी ऐसा क्यों होता है। अब जहाँ कन्फ्यूजन आती है वो आती है कॉस प्रोडक्ट में, कब माइनस आई होगा, कब प्लस के होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में देख लें, जैसे आई क्रॉस आई का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0 होता है, जे क्रॉस जे का 0 होता है, वैसे के क्रॉस के का 0 होता है। वैसे क्यों होता है? क्योंकि आई क्रॉस आई दोनों सेम डायरेक्शन में है और क्रॉस का मतलब होता है साइन, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अगर उल्टा हो जाए कि आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो कैसे देखेंगे माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा। ट्रिक है इसको देखने के लिए कि बस आप सीक्वेंस को फॉलो करो। जैसे आई के बाद जे आया, जे के बाद के आया, तो जैसे यहाँ पे देखें आई क्रॉस जे तो आ गया प्लस के। लेकिन अगर वही उल्टा हो गया जे क्रॉस आई, मतलब सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया, सीक्वेंस तो आई क्रॉस आई और जे, आई के बाद जे, लेकिन इसमें सीक्वेंस नहीं फॉलो किया, जे क्रॉस आई आ गया, तो हो जाएगा माइनस के। वहीं देखें अगर के क्रॉस जे, तो ये भी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, उल्टा हो गया, तो आ गया माइनस आई। और जे क्रॉस के मतलब जे के बाद के आएगा ही, तो आ गया आई। और ये कैसे जानेंगे आई कब आएगा के कब आएगा? मतलब जिसका 2 का मल्टीप्लाई होगा वो तो नहीं आएगा, उसके अलावा कोई और आएगा। और प्लस माइनस देख लेंगे हम सीक्वेंस से, अगर सीक्वेंस मैच हो रहा है तो प्लस आएगा, नहीं तो माइनस आएगा, सिंपल सा ट्रिक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट में जो बचती है वेक्टर में लामीज थ्योरम। उसके बाद वेक्टर आपका कंप्लीट, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। लामीज थ्योरम में कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स आती है। जैसे देख लीजिए आप, मतलब 3 वेक्टर हैं ए बी सी, ए और सी के बीच में एंगल बन रहा है बीटा, बी और सी के बीच में एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और बी और ए के बीच में एंगल बन रहा है गामा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह लिखते हैं कि मतलब जो वेक्टर अगर ऊपर लिख रहे हैं उनके नीचे वही एंगल होगा जो ए से एंगल ना बना रहा हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए वेक्टर, तो अब ए वेक्टर जो है वो बीटा के साथ एंगल बना रहा है और आगे चल के वो गामा, ए और बी मिलके गामा के साथ एंगल बना रहे हैं। तो ए किसके साथ एंगल नहीं बना रहा है? वो नहीं बना रहा है अल्फ़ा के साथ, तो ए अपान साइन अल्फ़ा हो गया। उसी तरह बी अपान साइन बीटा हो गया और सी अपान साइन गामा हो गया। ये हो गई लामीज थ्योरम। एक और चीज़ है जो आपको देखनी पड़ सकती है वेक्टर्स में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेथड है। इसमें सिंपल है कि एक को ढक लेंगे, जैसे इसको ढक लिया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस साइन आएगा, फिर दूसरे में माइनस आएगा माइनस जे, फिर जे को ढक लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में आएगा, हमेशा बीच में माइनस साइन आएगा। बस लास्ट में के वाले के बाद प्लस आ जाएगा, जहाँ पे के आएगा प्लस के, लेकिन ये बीच वाले ब्रैकेट में हमेशा माइनस आएगा। फिर के को कवर कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा। सिंपल है। तो ये हो गई आपकी वेक्टर की पूरी वीडियोस पूरी। अब इससे बाहर कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता वेक्टर में। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हो पा रहा है उस तरह से हम कवर करते चल रहे हैं शुरुआत से। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।